ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी और आज इस खास सेगमेंट में हम स्वागत करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल का। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। हमेशा आपसे समय समय पे हम गाइडेंस भी लेते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप देख रहे हैं बाज़ारों को और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहला सवाल तो महेश जी आपसे इंडेक्स पे ही होगा। देखिए, पिछले महीने कई सारे कंसर्निंग फैक्टर्स आते हुए हमने देखे। यूएस में रिसेशन की बात हो रही थी, येन ट्रेड ऑफ के चलते जो है कुछ कंसर्न्स थे, पर अब पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से एकाएक तेजी लौटी है, कितना भरोसा किया जाए इस तेजी में, और भारतीय बाजारों की चाल आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। सो लास्ट एक महीने में काफी कुछ मार्केट में हमने ऊपर चढ़ उतार देखे हैं यहाँ से। तो एक तो बात सही है कि ग्लोबल जो है कंसर्न जो थे कुछ वीक्स पहले, जैसे कि येन कैरी ट्रेड की वजह से जो एक बड़ी गिरावट आई थी ग्लोबल मार्केट में, उसके कारण इंडियन मार्केट में भी गिरावट वो काफी हद तक अभी संभल गया है। वहाँ पे जो वोलेटिलिटी थी ग्लोबली, जो स्पाइक हुई थी वो भी काफी नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही है। और एक कंसर्न ग्लोबल की तरफ से आ रहा था कि यूएस में रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं, बिकॉज यूएस का जो लेबर मार्केट था वो थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा था। बट ऐसा लग रहा है कि वापस जो कंसर्न था रिसेशन का वो थोड़ा सा भी कम हो गया है। और उसके कारण हमने देखा है कि ग्लोबल मार्केट में भी जो गिरावट आई थी वो पूरी तरह से उसको कवर कर दिया है लास्ट 2-3 हफ्ते में। तो यहाँ से अगर रुख अगर देखा जाए मार्केट का, तो एक तो डोमेस्टिक अगर मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट की अगर बात करें, तो उसके लिए जो कंपनीज की जो अर्निंग्स है, राइट, उनकी क्या ट्रेजेक्टरी, उनकी क्या ग्रोथ है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर ये क्वार्टर के अगर नंबर्स हम देखते हैं, तो काफी हद तक जो कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ आई है वो जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके आसपास ही है। हालांकि ओवरऑल जो हेडलाइन नंबर है, वो ग्रोथ जो पहले थी वो काफी स्लो डाउन हो गई है अभी। निफ्टी की जो अगर ये क्वार्टर की ग्रोथ देखें तो लगभग 9-10% के आसपास के आसपास रही है। तो उसके कारण जो मार्केट में जो मोमेंटम था अर्निंग्स का, वो थोड़ा अभी कम होते हुए दिखाई दे रहा है, वो कि जायज है, बिकॉज जो लास्ट 2-3 साल में हमने जो अर्निंग्स ग्रोथ देखी थी वो काफी ऊपर थी, नॉर्मल ट्रेंड लाइन के ऊपर थी। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अभी मार्केट थोड़ा सा संभल रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से शॉर्ट टर्म में एकदम ज्यादा ऊपर की हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मार्केट में, बिकॉज हालांकि ग्लोबल थोड़ा सा भी सेटल्ड हुआ है, बट देखना पड़ेगा कि ग्लोबली एक तो यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं अपने अक्टूबर नवंबर के, वहां उसके कारण कुछ वोलेटिलिटी आ सकती है। इंडिया में भी अभी स्टेट इलेक्शंस है। हमने देखा था कि जनरल इलेक्शंस के बाद मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी आई थी, बट अभी स्टेट इलेक्शन से उसके नतीजे के ऊपर भी निर्भर करता है कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ से थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। मार्केट कुछ स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप जो सेगमेंट्स है वो काफी ऊपर की तरफ है, वैल्यूएशंस वहाँ पे थोड़े स्ट्रेच्ड हैं, और इसीलिए थोड़ी रिस्क जो है पोर्टफोलियो में वो अपने वो कम अगर करेंगे तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा होगा। हालांकि लार्ज कैप जो स्टॉक्स है, लार्ज कैप जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, वहां पे काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिख रही है, वहां पे कंफर्ट लेवल ज्यादा है। और यहाँ से आई थिंक मार्केट में अ, थोड़ी अगर करेक्शन आती है यहाँ से तो एक करेक्शन में बाय करना एक सही रहेगा। हालांकि मोमेंटम चेस करना यहाँ से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कम करना चाहिए। ठीक है महेश सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप इतना स्वदेश को समय दे रहे हैं। 2-4 चीज़ें सर आपने बताई, आपके फर्स्ट आंसर में ऑलमोस्ट काफ़ी क्लियर है, उससे काफ़ी हद तक हमारी हेल्प हुई है। पहले आप कह रहे हैं कि डिप आने की प्रोबेबिलिटी है, डिप आएगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी कीजिएगा, ये आपने दूसरा पॉइंट बताया। आपने तीसरा पॉइंट बताया कि बड़े शेयर्स में अभी भी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे सेफ्टी है, वैल्यूएशंस का थोड़ा बहुत प्ले आपको मिल सकता है।
ठीक, आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत रीस्ट्रक्चरिंग भी कर लो अपने पोर्टफोलियो को, जहाँ पर आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं तो कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करो। सर मैं अब एक नए मैटर पे और आ जाता हूँ। ये बात सारी ठीक है, आपने ओवरऑल मार्केट का हमको एक व्यू पॉइंट दे दिया। मैं दो सेक्टर छोड़ अलग से और छांट लेता हूँ आपके लिए। फर्स्ट इज़ आईटी, सेकंड इज़ फार्मा। सर ये कहते हैं कि फार्मा और आईटी दोनों इस समय थोड़ा अच्छे प्ले पे हैं और थोड़ा ग्लोबल फैक्टर से भी कनेक्टेड रहते हैं और इनके मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अच्छी है, वैल्यूएशन में भी ज़्यादा ख़राब नहीं है ये। आप इन दोनों सेक्टर्स को कैसे रेट करते हैं सर? तो अगर आईटी सेक्टर की अगर बात करते हैं तो आईटी सेक्टर अगेन लास्ट ईयर अंडर परफॉर्म किया था बिकॉज वहां पे ग्रोथ स्लो डाउन हुई थी। यूएस में जो मंदी की बात चल रही थी उसके कारण आईटी कंपनीज के जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन थी वो काफी कम हो गई थी। ग्रोथ ऑलमोस्ट 4-5% के आसपास आ गई थी बड़ी कंपनीज की। अभी यहाँ से अगर देखा जाए तो ये सेक्टर में जो जो डाउनग्रेड हुए थे, राइट, अर्निंग्स जो नीचे डाउनग्रेड हो गए थे, वो अभी काफी हद तक अभी थम गए हैं। यहाँ से आउटलुक धीरे धीरे इम्प्रूव होते हुए हमें दिख रहा है और कंपनीज की जो ग्रोथ है, टॉप लाइन ग्रोथ है, वो लगभग 8 to 10% के आसपास जाने की संभावना है। यहाँ से हमें इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है जो कि कोविड के बाद जो हमने बड़ी रफ्तार से आईटी कंपनीज ग्रोथ देख रही थी, उसके मुकाबले कम ही है, बट एटलीस्ट यहाँ से इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और ओवरऑल लॉन्गर टर्म मीडियम टर्म के हिसाब से देखा जाए तो आईटी के तरफ जो स्पेंड्स है, ग्लोबल स्पेंड जो रहेंगी डिजिटल की तरफ और अभी एआई की तरफ भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो हमें नहीं लग रहा है कि ओवरऑल आईटी की स्पेंड्स कम होगी, हालांकि बढ़ती रहेंगी। और आईटी सेक्टर यहाँ से एक एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो नेगेटिव था, राइट, वो काफी हद तक अभी प्राइस इन हुआ है। और इस सेक्टर में काफी अंडरवेट भी है। फॉरेन फंड जो है, ग्लोबल फंड ने काफी सेलिंग हुई है ये सेक्टर में, तो इसके कारण यहाँ से बॉटम आउट होते हुए हमें दिख रहा है ये सेक्टर। और एक अच्छा डिफेंसिव सेक्टर रहेगा जो कि एक यहाँ से अगर मार्केट अगर गिरावट भी आती है तो उसमें कम गिरावट आने की संभावना है। और आईटी कंपनीज की ओवरऑल बैलेंस शीट काफी अच्छी है, कैश फ्लो सिचुएशन अच्छी है, कुछ कुछ कंपनीज में डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर हालांकि ज्यादा तेज ग्रोथ नहीं होगी यहाँ पे, बट रीजनेबल परफॉर्म यहाँ से कर सकता है। फार्मा सेक्टर भी ऐसे सेक्टर है कि जो एक्चुअली अच्छा किया है लास्ट एक साल में। ये सेक्टर ने काफी पॉजिटिव सरप्राइज दिए हैं यहाँ से। डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज ने भी काफी अच्छे नतीजे दिए हैं। बट ज्यादा सरप्राइज फार्मा सेक्टर में आई है जो एक्सपोर्ट कंपनीज है, जो फार्मा एक्सपोर्टर्स है यूएस में जेनेरिक्स मार्केट में। वहां पे हमें मार्जिन सरप्राइज दिखी है लास्ट 1-2 क्वार्टर से। और उसका कारण ये है कि यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर था, राइट, वहां पे लगभग हर साल 10-15% से प्राइस की गिरावट होती थी, वो अभी थम के अराउंड 4-5% के आसपास आ गई है। इसके कारण यूएस एक्सपोर्ट्स में जो कंपनीज के हैं वहां पे भी नतीजे अपने हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल ये सेक्टर एक स्टेडी सेक्टर दिख रहा है जहां पे एक डिफेंसिव प्ले है। वैल्यूएशंस थोड़ी महंगे हैं कंपेयर टू हिस्टोरिकल लेवल्स, बट अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी अच्छी दिख रही है। इनफैक्ट ये सेक्टर एक है जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ एक्चुअली अर्निंग्स अपग्रेड हुए हैं ये साल के लिए। और हेल्थ केयर भी ऐसा सेक्टर है, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, या जहाँ पे एक इंडिया की जो पेनिट्रेशन स्टोरी है और जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये सेक्टर में अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, उसकी बेनिफिट हेल्थ केयर सेक्टर और हॉस्पिटल सेक्टर्स को मिल सकती है। तो आई थिंक ये दो सेक्टर्स है जो आपको रिलेटिवली लेस वोलेटाइल रहेंगे और मार्केट की अगर गिरावट आती है तो आपको वहां पे अच्छी तरह से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। पर महेश जी, आपने ये तो बताया कि कौन से सेक्टर्स पे नज़र रखनी है, पर इसके अलावा कौन से सेक्टर्स थोड़े से कंसर्निंग लग रहे हैं? क्योंकि आप जैसे मार्केट का नज़रिया अपना शेयर कर रहे थे कि अभी शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, अगर नीचे मिले तो एक अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। पर ऐसे में कोई ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे आपको लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड है? क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि डिफेंस, रेलवे जैसे स्टॉक्स में ऑब्वियसली वो मल्टी बैगर साबित हुए हैं, पर कहीं ना कहीं इतने अच्छे रनअप के बाद जो कि एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको निकलने में थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होती है। वो इस उम्मीद में अटके ही रह जाते हैं कि क्या पता फिर से स्टॉक एक चाल दिखाए। तो आपका क्या नज़रिया है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं और थोड़े से इन्वेस्टर्स को सतर्क हो जाना चाहिए?
तो आई मीन काफी सेक्टर्स में हालांकि आउटलुक अच्छी है यहाँ से, राइट, लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छी है और इम्प्रूवमेंट हो रही है, बट क्या स्टॉक्स थोड़े पहले ही वो डिस्काउंट कर रहे हैं काफी। जो मनी फ्लो आया है ये सेक्टर्स में, उसके कारण स्टॉक बढ़ गए हैं, जैसे कि आपने बात की डिफेंस सेक्टर्स हुआ, रेलवे सेक्टर हुआ, कैपिटल गुड सेक्टर्स है, आई मीन वहाँ पे जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, इंडस्ट्रियल्स, वहाँ पे भी काफी स्टॉक्स बढ़े हुए हैं। तो हालांकि अगर एक तरह से देखा जाए तो कंपेयर टू हिस्टोरिकल जो लेवल्स है उनके, वहां से मुकाबले ये स्टॉक्स काफी महंगे तक गए। तो एक तरह से इन्वेस्टर को थोड़ा सा कॉशन रहना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज अगर कुछ डिसअपॉइंटमेंट आती है कंपनीज में, एग्जीक्यूशन में अगर कुछ गलतियां होती है क्वार्टर्स में, तो वहां पे आपको थोड़ी स्टॉक्स नीचे जाने की संभावना हो सकती है। हालांकि मैं कहूंगा ये सेक्टर्स में आउटलुक अच्छा है, तो यहाँ से अगर आई मीन इतनी कंसर्न नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टाइम करेक्शन होने की संभावना है। और अगर कुछ करेक्शन आती है, शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन चैलेंज, तभी इन्वेस्टर्स को ये सेक्टर्स की तरफ देखना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सब सेक्टर्स है, जैसे बात की डिफेंस वगैरह पे, वहां पे आउटलुक की अच्छाई है, वहां पे कुछ कुछ खराबी नहीं है। शॉर्ट टर्म में जो रन अप हुआ है उसके कारण थोड़ा सतर्क रहने की इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जल्दी वापस आपसे मुलाकात होने जा रही है सर। आपकी इंटेलिजेंस का आज हमको भरपूर फ़ायदा मिला और आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।